हम सबको आगे बढ़ना है, ये अभियान चलाना है। स्वावलंबी भारत, स्वावलंबी भारत अब हमें मिलके बनाना है। नमस्कार, आज स्वदेशी वाणी में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत की जनसंख्या के बारे में, क्योंकि पिछली 19 तारीख को ही वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसको जो निर्धारित करती है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसके अनुसार भारत इस समय पर विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो गया है। उन आंकड़ों के अनुसार भारत में अब 142 करोड़ 86 लाख लोग हैं, जो कि हमारे बराबर रहा या हमारे से आगे रहा देश चीन, उससे 29 लाख ज़्यादा है। चीन की पॉपुलेशन इस समय पर 142.57 करोड़ है। इसके कारण से संपूर्ण विश्व में और भारत में एक हलचल होनी स्वाभाविक है। उसका कारण क्या है? कारण है कि जनसंख्या के बारे में विश्व में अलग अलग प्रकार का दृष्टिकोण रहा है। क्या भारत की इतनी बड़ी आबादी ये भारत के लिए कोई वरदान है या भारत के लिए मुसीबत है? इस पर एक बड़ी चर्चा संपूर्ण देश में, मीडिया में, पत्रकार जगत में, नीति निर्धारकों में प्रारंभ हो गई है। बहुत से लोग, खासकर जो पुराना दृष्टिकोण वाले लोग हैं, मैं और भी कहता हूं कि पश्चिमी दृष्टिकोण वाले लोग हैं, वे मानते हैं कि भारत के लिए और विश्व के लिए भी जनसंख्या एक बोझ है। किंतु नया दृष्टिकोण, नए सर्वेक्षण, नई रिसर्च ये कह रही है कि नहीं, जिसके पास इस समय पर सर्वाधिक युवा शक्ति हो, जिसके पास आगे आने वाले 25-30 साल तक बड़ी युवा फोर्स हो, लेबर फोर्स हो, उसकी आर्थिक प्रगति और अन्य सब प्रकार की प्रगति ये उसी की तरफ जाएगी। क्योंकि किसी भी विश्व के किसी भी देश में सबसे बड़े संसाधन प्राकृतिक संसाधन नहीं होते। उसका लोहा, उसका तेल, यहां तक कि सोना चांदी भी नहीं होता। उसकी टेक्नोलॉजी और R&D भी नहीं होता। सबसे बड़ा होता है उसके पास मनुष्य बल कैसा है, मनुष्य बल कितना है। पहली बात तो है कि कितना है, और दूसरी बात है वो कैसा है, गुणवत्ता वाला है क्या। इसलिए जब ये चर्चा आगे चलती है कि भारत ये अपनी बड़ी आबादी को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड में, यानी जनसंख्या लाभांश में बदल लेगा या उसके लिए कठिनाई रहेगी, तो ध्यान में आएगा यह दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर है। आज विश्व के अनेक देश अपनी बूढ़ी होती आबादी के कारण से परेशान हैं। चीन, उसकी आबादी बूढ़ी हो रही है। उसका एवरेज आदमी इस समय पर चीन का 38 वर्ष का है। जापान सबसे अधिक कठिनाई में, उसका एवरेज आयु इस समय पर यह 44 वर्ष की है। अमेरिका की 37 वर्ष की है। यूरोप की 39 वर्ष की है। सिंगापुर की लगभग यही 39-40 वर्ष की है। वे देश इस बात से परेशान है कि उनकी जनसंख्या ही नहीं हो रही, नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे। जापान का फर्टिलिटी रेट इस समय पर 1.2 है, जबकि भारत का 2.0 है। चीन का भी 1.6 के आसपास है। परेशान है चीन भी, क्योंकि चीन ने लगातार 40 साल तक वन चाइल्ड पॉलिसी चलाई। उसका कारण क्या हो गया? आज न केवल चीन की आबादी स्थिर हो गई है, बल्कि नकारात्मक होनी शुरू हुई है। आज चीन की कंपनियों को चलाने के लिए उनके पास नए युवा नहीं आ रहे, इसलिए चीन की आर्थिक गति ये मंद पड़ रही है। जापान, जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, किंतु आर्थिक उन्नति उनकी 1-2% से ऊपर नहीं जा रही। अन्य भी कारण होंगे। एक कारण है उनके पास युवा आबादी ही नहीं है। भारत के पास है, और उससे भी बड़ी बात है भारत के पास एक बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है। हम मनुष्य को ये एक आर्थिक इकाई नहीं मानते।
पश्चिमी जगत जो पहले ये कहता रहा कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, उसका मूल कारण क्या था? मूल कारण है पश्चिम की यह सोच कि मनुष्य के दिए, परमात्मा के दिए हुए इन प्राकृतिक संसाधनों पर यह केवल निश्चित लोगों का अधिकार होना। ये अगर बट गए तो स्वाभाविक है चीजें बढ़ जाएंगी, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? वे चाहते हैं कि जो यहां पर जीवित लोग हैं वो अधिकतम उपभोग करें। भारत कहता है मनुष्य अधिकतम उपभोग के लिए नहीं है, वह बाकी की मानव जाति की सेवा के लिए है, वो चर अचर को पोषण करने के लिए है। ये पंछी, ये पशु, ये जलचर जीव, इन सब का पोषण कैसे हो, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे हो, ये प्रकृति अपनी ठीक दिशा में कैसे जाती जाए, प्रकृति को संस्कृति का आवरण कैसे आए, ये करना मनुष्य का काम है। इसलिए अगर मनुष्य आबादी पर्याप्त रही तो वह इसको अच्छे ढंग से कर पाएगा। और हमारा तो सब प्रकार का अनुभव ही ऐसा आ रहा है कि जैसी अधिक पॉपुलेशन या युवा आबादी वैसी अधिक आर्थिक प्रगति। 1951-60 के दशक में जब कहते थे कि भाई, जिस समय हमारी पॉपुलेशन 40 करोड़ के आसपास थी, उस समय कहते थे कि भाई आगे आबादी नहीं बढ़नी चाहिए, इतनों को रोटी कौन देगा, ये लोग रहेंगे कहां पर, इनके लिए पानी, ठहरने, भोजन की और आवास की व्यवस्था कहां से करेंगे। और आप लोगों को ध्यान हो 60 के दशक में हम अपनी 40 करोड़ 42 करोड़ आबादी को भी भोजन नहीं करा पा रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी को अपील करनी पड़ी थी कि सोमवार रात्रि का भोजन मत करो, क्योंकि कुछ लोगों का बचा हुआ भोजन, एक समय का बचा हुआ भोजन और बाकी लोगों को दिया जा सके। अगर उस समय के हिसाब से देखते तो उस समय हमारी 40-42 करोड़ आबादी थी 60 के दशक में, तो तब तो आज आगे कुछ नहीं होना चाहिए। आज दृश्य कैसा है? आज दृश्य ऐसा है कि 142 करोड़ आबादी है हमारी, उस समय केवल 40-42 करोड़, आज 142 करोड़ आबादी। और आज विश्व के 100 से अधिक देशों में हम गेहूं, चावल, चीनी, दूध, मछली ये सब भेजते हैं। कहां हम अपना पेट नहीं भर पा रहे थे, आज 100 से अधिक देशों का हम पेट भर रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये जो हमारे किसान, हमारे युवा, इन्होंने अपनी बौद्धिकता से, इन्होंने अपने परिश्रम से अन्न उपजाया। जो जमीन अनउपजाऊ थी, जो जमीन कम उत्पादन करती थी, तकनीक का उपयोग किया, नई नई रिसर्च का उपयोग किया, और आज हम ना केवल अपने भारत की 142 करोड़ आबादी को, बल्कि जैसे मैंने कहा विश्व भर में हम वैसा उत्पाद करके और दुनिया को भेज रहे हैं। हम चावल निर्यात जो विश्व भर में होता है, अकेले 40% का हिस्सा भारत से जाता है। ऐसे नंबर 2 पर गेहूं का उत्पादन भारत से होता है। दुग्ध उत्पादन में और चीनी उत्पादन में हम विश्व का सर्वप्रथम देश है। तो बढ़ती आबादी यह भारत के लिए वरदान साबित हो रही है। और वैसे भी देखेंगे, अगर कोई घर देखेंगे, आप गांव देखेंगे जहां पर जनसंख्या घर बड़ा अच्छा बना हुआ है, किंतु वहां पर बूढ़ा बूढ़ी रहते हो, युवा हो ना, या एक आध हो, आगे बच्चा है नहीं, उस घर में खुशहाली होती है क्या? नहीं। गांव उजड़ा हुआ हो, गांव में कोई 10-20 केवल जवान हो, बाकी बूढ़े बूढ़े हो, वो गांव कोई बसा हुआ माना जाता है, खुशहाल होगा क्या? नहीं। इस जो बात घर में, गांव में, सोसाइटी में लागू होती है, वो देश भर भी लागू होती है। कुछ लोगों की चिंता होती है, भाई रहेंगे कहां पर, घनत्व कैसा है, तो ध्यान में करेंगे ये बात ठीक है। चीन का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 150 के आसपास होगा, हमारा 424-25 के आसपास होगा। लेकिन बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश को हम कोई आदर्श नहीं मानते, लेकिन वहां का 1100 है, लेकिन आर्थिक उन्नति तो वो भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। भारत की अगर आबादी अच्छी हुई, अभी 142 करोड़ है, इसका प्रोजेक्शन हो रहा है कि आगे 165-170 करोड़ तक जाएगी अगले 25-30 वर्षों में। हालांकि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं एक महिला द्वारा उत्पन्न बच्चे, सामान्यतः ये 2.1 होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए। पति पत्नी से 2.1 होता है तो वो स्थिर अंक होता है। इस समय पर भारत का फर्टिलिटी रेट 2.0 आ गया है, होना चाहिए वास्तव में 2.2। लेकिन जो भी हो,
अभी का जो प्रोजेक्शन बता रहा है कि भारत अगले 25-30 वर्षों में भी जनसांख्यिक लाभांश में रहेगा, हमारी आबादी 165-70 तक जाएगी। मैं कहता हूं जाए भी सही तो भी क्या हुआ, वसुधैव कुटुंबकम का विचार रखने वाले हम लोग हैं। हमारे पास सारी विश्व की जमीन है भाई। इस समय पर भी विश्व भर में इंडियन डायस्पोरा यानी जिसको विश्व में रहने वाले लोग कहते हैं 1.8 करोड़ हमारे हैं, विश्व में सर्वाधिक है। अगर ये 1.8 करोड़ की जगह पर 3 करोड़ भी हुए तो क्या कठिनाई है। बल्कि जिस जिस देश में जाएंगे भारत का विचार, भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, भारत का व्यवहार लेकर ही तो जाएंगे। ये विश्व में जो जाते हैं ये केवल आर्थिक इकाई नहीं होते, ये हमारे सांस्कृतिक राजदूत भी होते हैं। और आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो गत वर्ष ही हमारे इन एनआरआईज लोगों ने, हमारे ये जो युवा बच्चे जो आज दुनिया भर में गए हैं, उन्होंने 103 अरब डॉलर ये भारत में वापस भेजे हैं। जरा ध्यान करिए, इस समय पर जब भारत ही नहीं दुनिया आर्थिक रूप से टाइट चल रही है, उस समय पर इनके 103 अरब डॉलर भारत में भेजने के कारण से रुपए का वैल्यू डॉलर के मुकाबले में जो 82-83 के पास रुक गया है, अगर ये लोग इतना पैसा नहीं भेजते तो हमारी हालत बड़ी खराब हो जाती। पाकिस्तान का देख ही रहे हैं क्या हाल हो रहा है, श्रीलंका का क्या हाल हो रहा है, विश्व के यूरोप के देश तक फंसे पड़े इस समय पर रिसेशन में है, अमेरिका तक में प्रॉब्लम हुई पड़ी है। किंतु भारत 7% की जीडीपी के आसपास विश्व में सर्वाधिक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारी युवा आबादी, हमारी पॉपुलेशन, हमारी नई वर्कफोर्स। हां, कठिनाई कब हो जाती है? जब अपनी युवा आबादी को हम हेल्थ केयर नहीं देते, अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा नहीं देते, उनकी स्किलिंग नहीं करते, उनको एंटरप्रेन्योरल स्किल्स के अंदर डालते नहीं, तब कठिनाई होती है, जैसे अफ्रीका के देशों में हो भी रही है। किंतु भारत ने पिछले अनेक वर्षों से बहुत अच्छी प्रगति की है। अगर 1950-60 के दशक में हमारा साक्षरता दर 30% के आसपास था, तो आज साक्षरता का दर ये लगभग 90% हो गया है। आज कंप्यूटर एजुकेशन में हम बहुत आगे हो गए हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये आज 71 वर्ष प्रति पुरुष और 74 वर्ष प्रति महिला हो गई है, जो कि पहले से काफी बढ़ाई है। इसका मतलब है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने बहुत अच्छी प्रगति की है। आज भारत में 1200 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, 50,000 से अधिक महाविद्यालय हैं। स्किलिंग का बाकी सब ये तेजी से उभर रहा है। भारत को अपनी जनसंख्या जो 2.0 आ गई है, इसको वास्तव में 2.2 पर थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। खासकर संपन्न वर्ग और शिक्षित वर्ग जो हैं, उन्होंने जरूर 2 से 3 बच्चे जरूर एक परिवार में होना चाहिए। ये एक का कंसेप्ट ये भारत के लिए अच्छा नहीं, उस परिवार के लिए भी अच्छा नहीं। अगर आप परिवार का सुखी जीवन और देश का समृद्ध जीवन चाहते हैं, तो आपको 2 या 3 बच्चों के बारे में जरूर विचार करना चाहिए, करना ही चाहिए। 2.2 का एवरेज आना ही चाहिए। इस समय विश्व के भी डेमोग्राफिक इस बात को मान रहे हैं। इसमें एक दृष्टिकोण और है, वो है जनसंख्या का असंतुलन धार्मिक मामलों में। इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं, इसमें कोई गलत वो नहीं है, सांप्रदायिक बात नहीं है। भारत का धार्मिक जो जनसंख्या का वर्गीकरण है ये असंतुलित है। अगर आप 1950-51 से लेकर आज तक देखेंगे तो भारत में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत ये 5% बढ़ा है। 1951 की जनगणना में 9% के आसपास थोड़ी ज्यादा ये मुस्लिम जनसंख्या थी, आज 14% से अधिक है। और हिंदू आबादी जो 85% थी वह आज घटकर 80% के आसपास है। 5% का सीधा सीधा फर्क हो गया है। यह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता कि सामाजिक असंतुलन होते जाना। आज यूरोप भी इस सामाजिक असंतुलन से परेशान है। हम हिंदू के नाते से नहीं कह रहे, आज वहां पर भी यह स्थिति है। वो भी उसके निराकरण करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं। भारत में हिंदू का प्रतिशत यह 85 के आसपास बना रहे, यह आवश्यक है।
इसलिए भारत की जनसंख्या नीति जब बनानी होगी तो उसमें धार्मिक संतुलन भी बना रहे, इसके ऊपर भी हमारे को आग्रह करना होगा। फिर एक बड़ी बात है, अपने युवाओं को अगर हम अच्छी एजुकेशन, अच्छे उनको एंटरप्रेन्योरशिप पर जाने के प्रक्रिया कर देते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर लेते हैं, तो हम बड़ी मात्रा में भारत की आर्थिक प्रगति कर ले जाएंगे। भारत की आर्थिक प्रगति का होना यह केवल भारत के ही नहीं, यह विश्व के दूसरे देशों के भी हित में है। हमने देखा हांगकांग, ताइवान, चीन, सिंगापुर, इन लोगों ने डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसंख्या लाभांश का सोचा और आज वे आर्थिक रूप से प्रति व्यक्ति आय के रूप में बहुत आगे निकल गए। अगर हम भी अपनी इस आबादी को एक इस नाते वरदान के नाते से लें, ये 142 करोड़ आबादी, ये बढ़ती हुई आबादी, इसको एक वरदान के दृष्टिकोण से देखें, अपने युवाओं को शिक्षित करें, स्वास्थ्य की उनकी चिंता करें, जितने कमजोर लोग अथवा बीमार लोग कम होंगे, स्वाभाविक है देश प्रगति वैसी करेगा। अगर हम यह करने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से ना केवल भारत अपने को एक आर्थिक और सामरिक महाशक्ति बनाएगा, बल्कि विश्व को भी शांति और स्थिरता देने में कामयाब हो जाएगा। पश्चिम का दृष्टिकोण या जो बाहरी दृष्टिकोण है, उनका परिणाम क्या हुआ है? आप प्रथम विश्व युद्ध देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध देख लीजिए, उसके बाद से अफगानिस्तान पर उनका कब्जा हो, ईरान इराक की लड़ाई हो, या अभी भी चल रहा रूस यूक्रेन का युद्ध हो, वे सब कैसे हम दूसरे की धरती, दूसरे के संसाधनों पर कब्जा करके स्वयं सुखी हों, इस दृष्टिकोण से चलते हैं। उसके कारण से सारी दुनिया विश्व युद्ध से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध तक फंसी रहती है। उनके पास वो विचार, वो एक समग्रता, दूसरों के लिए अपने आप को थोड़ा कष्ट में डालने की क्या नाम हिम्मत नहीं है। जबकि भारत क्या कहता है? भारत का विचार है वसुधैव कुटुंबकम। यह संपूर्ण धरती ये मेरा एक परिवार है। जब परिवार होगा तो परिवार में झगड़ा नहीं होता है। परिवार में अगर घर में 8 रोटी बनी है और घर में खाने वाले 4 हैं, तो सब ये सोचते हैं कि 2-2 सबको आ जानी चाहिए। बल्कि मां क्या सोचती है, बड़ा क्या सोचता है, मेरी आधी रोटी जरा बेटा ले लेगा, बेटी ले लेगी तो अच्छा होगा। क्यों? परिवार में हमेशा एक दृष्टिकोण रहता है। लेकिन अगर जरा परिवार की जगह पर आप सामने का दुश्मन या बाजार का विचार आ जाए तो फिर दिक्कत जाती है। ठेंगड़ी जी कहा करते थे, पश्चिम कहता है विश्व एक बाजार है, भारत कहता है विश्व एक परिवार है। अगर यह परिवार का दृष्टिकोण ले जाने वाली जनसंख्या विश्व में बढ़ गई, इस समय हम 18% के आसपास होंगे। अगर यह कल को यह जनसंख्या 20%, 22% हो जाती है और विश्व में ऐसा स्थायी रूप से विश्व कुटुंबकम का विचार लेने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है विश्व में शांति और स्थिरता आएगी। आज भारत दुनिया की फार्मेसी भी बना है, आज दुनिया का अन्नदाता भी बना है। इस अन्नदाता को, इस फार्मेसी को, इस सारी दुनिया में आईटी के क्या नाम है चीजों को ले जाने वाले, प्रोडक्ट्स को ले जाने वालों को, ये गुणवत्ता वाली आबादी अगर बढ़ती है तो इससे भारत और विश्व का कल्याण होगा। इसमें कोई दो राय जो है मुझे लगता है कि ये नहीं है, इसको हम ध्यान में करें। अंत में ये बात कहकर भी समाप्त करते हैं, प्रत्येक देश का, व्यक्ति का और संगठन का एक अंतिम उद्देश्य होता है। भारत का अंतिम उद्देश्य क्या है? पिछले 500-700 वर्षों में जब हम विदेशियों के पराक्रमण के उसमें आ गए, इसके कारण से भारत विश्व स्तर को अपना संदेश देने में नाकामयाब रहा है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे आज जापान की आबादी में, चीन की आबादी में, दुनिया के 20 से अधिक देशों में बौद्ध मत गया। यह बौद्ध मत कहां से गया? भारत से गया। भारत ने इतिहास में कभी भी उनकी जमीनों पर कब्जा नहीं किया, उनको सैन्य शक्ति के आधार पर हराकर और वहां पर अपने आप को स्थापित नहीं किया ना, अपने व्यवहार के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर, अपने धार्मिक विचारों के आधार पर हमने संपूर्ण दुनिया में भारत का नेतृत्व स्थापित किया है। आज आप जापान में जाएंगे तो वहां देखेंगे
जापान आर्थिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से हमारे से बहुत आगे है, किंतु वहां के लोग आकर हमारे यहां श्रद्धा से वो करते हैं। क्यों? उनको लगता है बौद्ध का संदेश देने वाला महात्मा बुद्ध ये भारत से आया था। अभी वहां की एक बड़ी सीनियर प्रोफेसर जब हमारे कार्यक्रम में आई, स्वदेशी के कार्यक्रम में आई, स्वावलंबन के कार्यक्रम में आई, तो वो नतमस्तक होकर कह रही थी कि मैं ऐसे देश में आई हूं जिस देश ने हमारे को बुद्ध का शांति का संदेश दिया है। इसलिए भारत को इस संपूर्ण दुनिया में जो इस समय पर एक चौराहे पर खड़ी है, आपस में लड़ रही है, कहीं ट्रेड वार हो रहा है तो कहीं मिलिट्री वार हो रहा है, कहीं पर भुखमरी हो रही है, कहीं पर दक्षिण अफ्रीकन देशों में आर्थिक अवनति हो रही है, तो यूरोप में और अमेरिका में जीवन मूल्यों का ह्रास हो रहा है। जीवन मूल्यों के ह्रास से लेकर लड़ते हुए रूस यूक्रेन के तक सबको आवश्यकता है भारत की। इसलिए स्ट्रांग भारत, प्रॉस्परस भारत, खुशहाल भारत, युवा भारत, ये भारत ही नहीं विश्व के सुख शांति और स्थिरता में होने की एक बड़ी गारंटी है। इसलिए जब हम एक जनसंख्या के दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं तो भारत की जनसंख्या, भारत की बढ़ती आबादी, युवा आबादी, हमारे बच्चे, ये ना केवल अपने देश के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए भी एक धरोहर हो सकते हैं। आओ हम उस दिशा में आगे बढ़कर संपूर्ण भारत को स्वदेशी की राह पर, सहकारिता की राह पर, स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ाएं। इस समय पर संपूर्ण देश में हम लोग उस प्रकार का स्वावलंबी भारत अभियान भी चला रहे हैं। उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए, इस जनसंख्या को रोजगार युक्त करते हुए, संस्कारों से युक्त करते हुए हम आगे बढ़ें, यही इस समय का संदेश है। जय स्वदेशी, जय भारत।